नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जी के विद अंजलि में। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एसएससी जीडी का 11th पार्ट। इससे पहले मैंने 10th पार्ट कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे या क्लासेस नहीं देखी है तो आप भारत जी के विद अंजलि चैनल के साथ में जुड़ के वो क्लासेस देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की। पहला प्रश्न है अपना, मुगल बादशाह किस में से एक जो सिंहासरोहण इसमें हुआ था। आपसे पूछा गया है कि वह मुगल बादशाह कौन था जिसका एक या दो बार सिंहासन रोहण किया गया। सिंहासन रोहण का अर्थ है देवी या देवता के बैठने की जगह। तो इसमें क्या कहा जाता है कि कोई मुस्लिम प्रजा जो रही है, इनकी मुस्लिम प्रजा, तो मुस्लिम प्रजा द्वारा इनका सिंहासन रोहण किया गया था। मतलब यह एकमात्र राजा था। इससे पहले अकबर आया था, उसको हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रजा ने क्या किया था, भगवान का दर्जा दिया था। उसके बाद में कौन आता है, तो मुगल बादशाह औरंगजेब आता है। कौन आता है, औरंगजेब। तो दो बार किसका सिंहासन रोहण होता है, तो औरंगजेब का होता है। बात करें औरंगजेब की तो ये मुगल बादशाह अकबर के बाद में आने वाला 8वां नंबर का राजा हुआ था। किसमें, मुगल शासक में। और अकबर के बाद ही इन राजाओं की सबसे अधिक पहुंच थी। यानी देखा जाए तो सबसे बेस्ट राजा अगर देखा जाए मुगल सम्राट में तो अकबर है। और अकबर के बाद में कौन आता है, औरंगजेब, जिसको क्या करती है, जनता पूजती है। अब बात करें औरंगजेब से बनने वाले क्वेश्चन के बारे में। और इनकी अगर बात करें मकबरे की, तो मकबरा कहाँ पे बना हुआ है, तो इनका मकबरा बना हुआ है सुल्तानाबाद में। कहाँ बना हुआ है, सुल्तानाबाद में इसका मकबरा बना हुआ है। और इनसे संबंधित कौन सा क्वेश्चन आता है, तो और औरंगजेब ने क्या किया था, सिख गुरु तेग बहादुर जी की क्या करी, इन्होंने हत्या कर दी थी। किस वजह से हत्या करी है यह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसके अलावा इनसे संबंधित कौन सा क्वेश्चन बनता है, तो इन्होंने क्या किया था, ब्राह्मणों पर भी कर लगा दिया था। किस पे कर लगाया था, ब्राह्मणों पर कर लगाया था। इसके अलावा जजिया कर हटाने वाला बादशाह अगर आपसे पूछा जाए कि जजिया कर को समाप्त कर दिया था तो किसने किया था, अकबर ने। और वापस स्टार्टिंग कर दी थी किसकी, जजिया कर की, तो वो कौन करता है, औरंगजेब। वापस से इसने वसूली शुरू कर दी थी जजिया कर में। इसमें क्या होता था कि हिंदू प्रजा जो होती थी अपना दर्शनीय स्थल घूमने जाती थी तो उसमें उनको टैक्स देना होता था, वही था जजिया कर। इसके अलावा ये ब्राह्मणों पर भी मतलब अत्याचार करता है। ये सारी चीजें कौन करता है, औरंगजेब। और औरंगजेब के शासनकाल को क्या माना जाता है, इनके शासनकाल में इन्होंने प्रतिबंधित कर दिया था किसको, चित्रकला को और नृत्य को। चित्रकला और नृत्य इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो इन्होंने इस पे क्या कर दिया, रोक लगा दिया था। किसने, औरंगजेब ने। तो आपने क्या क्या देखा, औरंगजेब से बनने वाले क्वेश्चन, सिख गुरु तेग बहादुर की इन्होंने हत्या कर दी थी, किस वजह से करी, कौन सा कारण था, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मुगल बादशाह अकबर के बाद में 8वें नंबर का शासन आता है कौन, औरंगजेब। और इनके बाद में क्या होता है, मुगल साम्राज्य जो होता है खोखला होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यही एक आखिरी शासक ऐसा होता है जो अच्छा होता है। उसके बाद में मुस्लिम प्रजा द्वारा इनको नाम दिया गया, जिसे सिंहासन रोहण किया, मतलब देवता का स्थान इसको दे दिया। ब्राह्मणों पर भी इसने अत्याचार किया, उनसे भी कर वसूली कर दी थी इसने। मुस्लिम प्रजा ने अच्छा नाम दिया, प्रतिबंधित कर दिया था चित्रकला और नृत्य कला को। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में मिलते हैं, तो किस भाषा में मिलेंगे, प्राकृत भाषा में। क्योंकि आपको अगर ऑप्शन में मिले प्राकृत तो आप बिना कुछ सोचे समझे प्राकृत लगा सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, हिंदी तो बहुत बाद में आई है।
पहले क्या चला था, प्राकृत, पाली, संस्कृत, फारसी, उर्दू, इन सारी लैंग्वेज के बाद में हिंदी का उद्गम हुआ था। तो अगर आपसे प्राचीनतम शिलालेख के बारे में कहीं पे भी पूछा जाए तो या तो ऑप्शन आपका प्राकृत आएगा या फिर पाली लैंग्वेज, अधिकतर अगर हिंदू शिलालेख की बात करें तो। नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे, तो कौन थे, अरविंदो घोष। अरविंदो घोष ये क्या थे, स्वदेशी वस्तुओं के समर्थक थे। कौन, अरविंदो घोष। वाणिज्य बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का अर्थ क्या होता है, ये आपका SSCGD का क्वेश्चन है जो अभी मार्च में जो आपकी 21 में एग्जाम होती है, मार्च 21 में उसमें एग्जाम में आ चुका है। तो वाणिज्य बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का अर्थ क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि बैंक के द्वारा कोई ऋण दिया गया, ऋण प्लस वसूली की जो होता है ना, ब्याज की दर, वसूली दर या ब्याज की दर, इन दोनों की वसूली करना इसमें आता है। मतलब आप क्या करते हो, ऋण तो आपने ले लिया पर आपने वसूली नहीं की, किसकी, ना तो आपने जो बैंक से चीज ली है, जो पैसे लिए हैं, ना तो आपने उसकी भरपाई करी है, ना उसका ब्याज आपने भरा है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है, निष्पादीय परिसंपत्तियों के अंदर। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऋण तो लिया पर ब्याज भी नहीं दिया, ब्याज की वसूली करना इसके दायरे में आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी का नाम क्या है, तो अगर इसका नाम ले तो सैंडल पीक। सैंडल पीक क्या है इसका नाम, सैंडल पीक। कहाँ पे है ये, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और सैंडल पीक इसका नाम है। अगर बात करें इसकी ऊंचाई की तो कितनी ऊंचाई है, 737 मीटर की। कितनी ऊंचाई है, 737 मीटर की ऊंचाई है। अगर आप इस पहाड़ी पे चढ़ते हो, किस पे, सैंडल पीक पे, तो आपको बहुत मनोरम दृश्य दिखाई देगा और इसकी चढ़ाई लगभग 8 से 9 किलोमीटर की होगी। अब आप ये पूछोगे कि इसकी लंबाई तो 737 मीटर है, पर ये क्या है कि राउंड लेके आपको जाना पड़ेगा, तो इसमें लंबाई आपकी ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपको घूमने जाना है तो बहुत ही अच्छा दर्शनीय स्थल है ये। क्लियर है, आगे बढ़े। भारत में निम्न झरने सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा है, आपसे निम्न झरना पूछा गया है। तो निम्न झरने, उनमें से आपको आंसर लगाना था जोक झरना। जोक झरना ये भी आपके SSC का क्वेश्चन है। तो भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना आपसे पूछा गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, ये झरने की बात हो रही है, सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो वो आता है कुंचिकल। कौन आता है, कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पे है ये, तो ये आता है कर्नाटक के अंदर। कहाँ आता है, कर्नाटक के अंदर। ये भारत का सबसे बड़ा झरना है। और निम्न झरने की अगर आपसे बात पूछी जाए तो जोग झरना इसमें आ जाएगा, जो कि जलप्रपात है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तरी पूर्वी मानसून, आप इसमें गलती नहीं करेंगे, सीधा आपने देख लिया सबसे अधिक वर्षा, तो ये नहीं आप मानसिन राम मेघालय तक पहुंच जाओ, क्योंकि आपसे पूछा गया उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, तो ये तमिलनाडु के अंदर आता है। किसमें आता है, तमिलनाडु में आता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का वह कौन सा राज्य है या कौन सा स्थान है जहां पे सबसे अधिक बारिश होती है, तो कौन सा आएगा, मेघालय। मेघालय, मेघालय के मानसिन राम में, मानसिन राम में। क्यों यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है, क्योंकि एक तो बंगाल की खाड़ी जो है, बंगाल की खाड़ी वो इसके सबसे अधिक निकट है। कौन, बंगाल की खाड़ी किसके, मानसिन राम के सबसे अधिक निकट है। अगर दूसरी बात करी जाए तो यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है खासी, और आपने पढ़ा होगा कि खासी गारो जनजाति कहाँ पे निवास करती है, तो वो मेघालय के अंदर निवास करती है। तो खासी गारो जनजाति कहाँ की है, मेघालय की है। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब खासी पहाड़ी यहाँ पे है, तो ये क्या पूरी हरी भरी पहाड़ी है, और इस पहाड़ी की वजह से क्या होता है, यहाँ पे अधिक वर्षा हो जाती है। एक साइड तो बहुत अच्छे से पहाड़ी है, फिर दूसरी साइड क्या आ जाती है, बंगाल की खाड़ी इसमें आ जाती है। क्लियर है, आगे बढ़े। भारत पाक बगलिहार परियोजना नदियों में से किस पर स्थित है। बगलिहार परियोजना आपसे पूछा गया है और किस पे है, भारत पाकिस्तान की संयुक्त परियोजना है ये। तो कहाँ बनी हुई है ये, तो चिनाब नदी पर बनी हुई है।
चिनाब नदी पर बनी हुई है। भारत पाकिस्तान की बगलिहार परियोजना ये चिनाब नदी पर बनी हुई है। और एक और भारत पाकिस्तान में कौन सी नदी का मुद्दा बना हुआ है, तो सिंधु नदी का। इसका उद्गम कहाँ से होता है, अपन कल वाले वीडियो में देख चुके हैं। जम्मू से होता है, मानसरोवर झील के पास से होता है। मानसरोवर झील बहुत पवित्र झील है और इसी के पास में अमरनाथ गुफा है, यह आप अच्छे से जानते हो, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी आपसे पूछा गया है, तो इसका नाम क्या है, किलायू। सॉरी, क्या नाम है इसका, किलायू इसका नाम है। ये संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर का होता है, कितने लीटर का होता है ये, तो ये होता है 159 लीटर का। कितना होता है, 159, 159 लीटर का ये होता है। आगे बढ़े, सॉफ्टवेयर पैकेज है। सॉफ्टवेयर किसका पैकेज है, तो ये आता है सिस्टम के अंदर। किसमें आता है, सिस्टम के अंदर। सिस्टम तो किसका पैकेज है ये, सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक पैकेज है। कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है, नाइट्रोजन उर्वरक कौन सा नहीं है आपसे पूछा गया है, तो फास्फेट आता है, सुपर फास्फेट। सुपर फास्फेट ये क्या है, तो ये नाइट्रोजन उर्वरक नहीं होता है। ये सारे आपके एसएससी जीडी के ओल्ड पेपर के क्वेश्चन ही चल रहे हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2018 में भारत की रैंक क्या रही है, तो भारत की रैंक कितनी रहती है, तो इसमें रैंक रहती है 57वीं, 57वीं रैंक इसमें आती है वैश्विक नवाचार सूचकांक में। 2018 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 57वीं रैंक किसकी आती है, भारत की आती है। किसी भारतीय राज्य में हार्नबिल त्योहार मनाया जाता है, तो किस में मनाया जाता है, ये नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड में मनाया जाता है। कौन सा त्योहार है ये, हार्नबिल त्योहार है। और इससे संबंधित हर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, हार्नबिल से संबंधित, और मिर्च महोत्सव, काला घोड़ा वगैरह, इन सारी चीज़ों से संबंधित आपको हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। किस राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय तक प्रयोग की जाती है, तो कौन सा राज्य आता है, बांस की सबसे ज़्यादा यहाँ मात्रा है, कौन सा है ये, मेघालय। कौन सा, मेघालय के अंदर बांस की मात्रा सबसे अधिक है, यानी बांस का उत्पादन यहाँ होता है। पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है, तो पीएच मान आपसे पूछा गया है, तो इसका 7 होता है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि पीएच 7 और किसका होता है, क्योंकि इसके बारे में भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान है, शोषण के विरुद्ध, यानी कि आपका कोई भी शोषण नहीं कर सकता, आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है, तो ये आता है अनुच्छेद 23 से 24 के मध्य। किसमें आता है, अनुच्छेद 23-24 के मध्य आता है कि मौलिक अधिकार में ये चीजें शामिल हैं कि कोई भी व्यक्ति आपके अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। अगर वो हनन करता है अधिकारों का, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप उनको फिर से प्राप्त कर सकते हैं, और आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार या शोषण नहीं कर सकता, आपको ठेस नहीं पहुंचा सकता। कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है, तो कौन संबंधित नहीं है इससे, तो इससे संबंधित नहीं है रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी के बारे में मैं बता चुकी हूँ डिटेल से, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। कर्णिशाल हस्तशिल्प भारत के किस राज्य से संबंधित है, इसको आप आईएमपी लगाएंगे क्योंकि आपके एग्जाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी वालों के लिए। कर्णिशाल हस्तशिल्प भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो ये आता है JNK से, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। सचिन तेंदुलकर ने कहाँ, मतलब किस जगह, कहाँ और किस देश के साथ खेलते हुए अपना 100 शतक लगाया था, तो कहाँ खेला था इन्होंने, शेर ए बांग्ला, शेर ए बांग्ला, और कहाँ पे खेला था, तो बांग्लादेश में। ये क्रिकेट से संबंधित आईएमपी क्वेश्चन है। तो सचिन तेंदुलकर ने कहाँ और किस देश के साथ खेलते हुए 100 शतक बनाया था, अपना पहला 100 शतक इन्होंने बनाया था, तो शेर बांग्ला में बनाया था। और कहाँ पे है, तो बांग्लादेश के अंदर ये स्टेडियम है जिसमें इन्होंने 100 शतक लगाए थे।
कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंदर है? कांजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में आपसे पूछा गया है, तो किस में आता है? तो ये आता है असम के अंदर। कहाँ आता है? असम के अंदर ये आता है कांजीरंगा नेशनल पार्क। अगर कांजीरंगा नेशनल पार्क की अपन बात करें तो 1985 के अंदर क्या किया था? विश्व धरोहर की सूची में इसको शामिल कर लिया गया। विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। क्या किया गया था? तो 1985 में क्या किया गया था? विश्व धरोहर की सूची में इसको शामिल कर लिया गया था। और बात करें कांजीरंगा नेशनल पार्क की, तो और यहाँ की क्या चीजें फेमस है? तो एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा क्या है? यहाँ पे इसका संरक्षण होता है या ये प्रसिद्ध है। कहाँ का? कांजीरंगा नेशनल पार्क का। इंडिया एक्सपोर्ट ट्रेड्स एंड प्रोस्पेक्ट फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको किसने लिखा था? तो ये लिखते हैं अपने पूर्व वित्त मंत्री जी, और ये भारत देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कौन है ये? मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्या थे ये? तो ये वित्त मंत्री रह चुके हैं। इनके अलावा ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कौन? और इनको जाने माने अर्थशास्त्री भी इनको कहा जाता है। ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। कौन? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। वित्त मंत्री का कार्यालय 1991 में था इनका। ये एकमात्र ऐसे शख्सियत थे जो कि वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। पुरंदर की संधि किसके बीच होती है? पुरंदर की संधि आपसे पूछी गई है, तो किन किन के मध्य होती है ये? तो ये होती है मुगलों एवं मराठों के मध्य। मराठा और मुगलों के मध्य क्या होती है? पुरंदर की संधि होती है। क्लियर है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी, सी आपको ध्वनि इसमें सुनाई दे रही होगी तो आप अच्छे से याद रख सकते हैं। बी, बेरी आ जाए तो विटामिन बी आ जाता है। डी का आप जानते हैं धूप वगैरह से। शब्द क्रेडिट से संबंधित नहीं है, तो क्रेडिट से संबंधित शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें आता है वित्त मंत्री की मोहर। वित्त मंत्री की मोहर। तो वित्त मंत्री की मोहर जो होती है वो क्या होती है? शब्द क्रेडिट से संबंधित नहीं होती है। और वित्त मंत्रालय के सचिव के सिग्नेचर कहाँ होते हैं? तो छोटे नोट पर होते हैं। छोटे नोट पर, वो 5 रुपए से कम के नोट जो होते हैं उस पर किसके सिग्नेचर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के। तो वित्त मंत्रालय के सचिव के सिग्नेचर होते हैं वित्त मंत्री। और वित्त मंत्रालय इसको क्यों जारी करता है छोटे नोट को? तो आर्थिक बजट के लिए, मतलब आर्थिक अगर स्थिति बिगड़ जाए इसमें तो इसको सुधारने के लिए, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या किया जाता है? सिक्के और छोटे नोटों को छापा जाता है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो क्या किया जाता है? महाभियोग लगाया जाता है। ये महाभियोग किसी पे भी लगा सकते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, कोई भी हो। अगर उनके खिलाफ ऐसी कोई चीज आ जाती है जो वाकई में नहीं होनी चाहिए, अगर वो चीजें होती है तो फिर क्या होता है? राष्ट्रपति पर संसद के द्वारा दोनों सदन के सदस्य मिलकर क्या करते हैं? इन पर महाभियोग लगा देते हैं। महाभियोग में क्या होता है कि इनको अपने पद से हटाने की प्रक्रिया इसमें शुरू हो जाती है और उनको क्या होना है? त्याग पत्र इनको देना होता है और इनके ऊपर क्या कर सकते हैं? महाभियोग लगा सकते हैं। उत्तम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला कौन सा है? तो ये आता है एंथ्रेसाइट। अगर बात करें कोयले की खदान की तो कहां पे है? एक झारखंड के अंदर है और कहां पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है। यहाँ पे उच्च श्रेणी का कोयला प्राप्त होता है। कहाँ पे? झारखंड और मध्य प्रदेश। ऐसे तो बहुत सी जगह प्राप्त होता है, पर इन 2 जगह अच्छी क्वालिटी का आपको कोयला मिलता है। शायद में कौन सा वाक्य है? आपको प्रैक्टिकली करना है, देखते ही समझना है। शायद मतलब आप सोच रहे हो कि शायद मतलब संदेह कर रहे हो किसी चीज को लेके, तो कौन सा आएगा? संदेह, संदेहवाचक। क्या आएगा? संदेहवाचक। शायद मैं करूंगा, शायद होगा, तो संदेह है आपको। वाक्य में घटक या अंग होते हैं। घटक या अंग कौन से होते हैं आपसे पूछा गया है। तो इसमें क्या होता है? उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य
और दूसरा आता है विधेयक। तो ये किसमें, एक वाक्य के अंदर शामिल शब्द होते हैं। ये वाक्य के घटक या अंग किसको कहा जाता है, तो उद्देश्य और विधेयक को कहा जाता है। भाववाच्य का वाक्य कौन सा होता है, भाववाच्य का, तो भाववाच्य में क्या होता है, भावना समझना कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। अगर आपको कहीं से कहीं तक शब्द दिखा कि नहीं लिखा हुआ मिल जाए, यानी कि राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, और दूसरा आपको लिखा हुआ मिलेगा राम स्कूल नहीं जाता है, नहीं जाता है, तो इसमें कौन सा शब्द आपको पकड़ना है भाववाचक में, कि इसमें भाववाच्य में क्या करना है, कौन सा शब्द आ जाएगा इसके अंदर, तो इसके अंदर आ जाएगा राम स्कूल नहीं जाता है। मतलब नहीं शब्द आपको पकड़ना है कि भाववाच्य में कौन सा शामिल हो जाएगा, नहीं शब्द। तो आपको कहीं नहीं लिखा हुआ मिले तो वो ही आपका राइट आंसर होगा। स्कूल जाऊंगा, जाती ही, जाता था, ये सारी चीजें आ जाए तो इसमें शामिल नहीं होगा। अगर आपको कहीं से कहीं तक ऑप्शन में नहीं देखने को मिल जाए तो वो इसका आंसर होगा। आगे बढ़े, हाथी जंगल में रहते हैं, यह कौन सा वाक्य है, हाथी जंगल में रहते हैं, तो क्या कहते हैं, विधि का विधान ही यही है, तो विधानवाचक, विधानवाचक कि हाथी यानी पशु पक्षी कहाँ निवास करेंगे, तो जंगलों में करेंगे, तो विधि ने विधान बनाया है कि मनुष्य कहाँ निवास करेंगे और पशु पक्षी कहाँ निवास करेंगे। ऐसे प्रैक्टिकली अगर आप याद करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, वाक्य में क्या है, नहीं हूँ मैं आपसे सहमत, क्योंकि यहाँ पे वाक्य आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा और वहाँ पे क्या होगा कि आपको आंसर में नहीं लिखा हुआ मिलेगा। तो मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, तो इसमें क्या आएगा, निषेधवाचक, निषेधवाचक, निषेधवाचक यानी कि नकारात्मक ऊर्जा यहाँ उत्पन्न होती है या नेगेटिविटी आपको सुनने को मिलती है। मैं आपसे सहमत नहीं हूं, तो इसमें क्या आएगा, निषेधवाचक इसमें आ जाएगा। आंख के निकट दृष्टि दोष, दोष, आंख के निकट दृष्टि दोष को किसके प्रयोग से दूर किया जा सकता है, तो किसके प्रयोग से दूर होता है, तो यह होता है अवतल लेंस से। किससे होता है, अवतल लेंस से। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि उत्तल लेंस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। क्षितिज के समीप सूर्य के चंद्रमा के दीर्घ अवतार दिखाई देने का कारण क्या होता है, तो इसका कारण होता है अपवर्तन, किसका, प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। सिर्फ आपको अपवर्तन देखने को मिलेगा, प्रकाश वगैरह ये सिर्फ आपको याद करने के लिए है। तो अपवर्तन के कारण क्या होता है कि समीप सूर्य का चंद्रमा दीर्घ अवतार में आपको दिखाई देने लग जाता है। किसी तारे के रंग से पता चलता है, कैसे पता चलेगा तारे के रंग से, आपसे पूछा गया है। तो अगर उसका ताप अधिक है, ताप की मात्रा से, तो ताप की वजह से क्या पता चलेगा, उसका रंग कैसा है, वह तारा कैसा है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है। सूर्य उदय और सूर्यास्त में अपन को क्या होता है कि सूरज निकट दिखाई देता है, जैसे कि वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य का दिखाई देने का कारण आपसे पूछा गया है। तो इसमें क्या हो जाता है कि प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, तो उसकी वजह से सूर्योदय हो या सूर्यास्त हो, दोनों में क्या होता है, कुछ मिनट पूर्व ही आपको सूर्य अच्छे से दिखाई देता है, जिसको संध्या भोर भी कह सकते हैं। यदि किसी ऐनक लेंस के पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी कितनी होगी, तो इसके फोकस की दूरी कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर। क्या होगी, 50 सेंटीमीटर। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जिस प्रकार से क्या है, अवतल लेंस काम करता है। क्या करता है, अवतल लेंस काम करता है, अवतल लेंस काम करता है। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। मैंने अभी आपसे पूछा था कि उत्तल दर्पण का किस में प्रयोग होता है, तो इसमें होता है, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का किसमें उपयोग होता है कि गाड़ी के जो कांच लगे हुए होते हैं इनके पीछे देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का इसमें प्रयोग होता है। धूप में बचने के लिए छाते का रंग संयोजक होना चाहिए। ऊपर से लाइट या प्रकाशमान
और भीतर से क्या होना चाहिए, भीतर से काला होना चाहिए, यानी नीचे से भीतर से काला होना चाहिए और ऊपर से लाइट या प्रकाश कलर का होना चाहिए, धूप से बचने के लिए जो आप उपयोग में लेते हो छाता। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाते हैं इसको? तो फरवरी के अंदर मनाया जाता है। फरवरी कब मनाते हैं? 10 फरवरी को मनाते हैं। 10 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। हाल ही में औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसके चेयरमैन बनते हैं प्रदीप शाह। कौन बनता है? प्रदीप शाह। क्या होता है? ये चेयरमैन बन जाते हैं किसके? औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के। हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? ये करंट का क्वेश्चन है, आप इसको आईएमपी लगा लीजिए, क्योंकि कौन बन चुका है? ये भारत देश बन चुका है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का एकमात्र पहला देश बन चुका है। हाल ही में 1000 दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी बनी है? तो ये टीम का गौरव भी किसको प्राप्त हुआ है? तो भारतीय क्रिकेट टीम को, भारतीय क्रिकेट टीम को। तो इसका गौरव भी किसको प्राप्त हुआ है? भारतीय क्रिकेट टीम को। इसको भी आप आईएमपी लगा लीजिए। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्राफिक नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हो चुकी है? तो ये कहाँ पे होगा? केरल के अंदर। कहाँ होगा? केरल के अंदर। हाल ही में भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष कौन बनते हैं? रवि मित्तल। कौन बनता है? रवि मित्तल जी। तो इसके नए अध्यक्ष या चेयरमैन कौन बन चुके हैं? तो रवि मित्तल जी बन चुके हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने किन स्मृति में नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित करी थी? तो किसकी स्मृति में इन्होंने एक मूर्ति नामक राष्ट्र को समर्पित करी है? तो रामानुजनाचार्य की। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ये मूर्ति खड़ी है या बैठी हुई है, इसकी लंबाई कितनी है और ये कौन से राज्य में बनाई गई है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार कर दिया है? मतलब अब यहाँ टीम नहीं खेलेगी। तो कहाँ की टीम नहीं खेलेगी? भारत की। कहाँ की? भारत की टीम अब यहाँ नहीं खेलेगी। हाल ही में उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है ये? तो हुड्डा जी ने जीता है। उन्नति हुड्डा। उन्नति हुड्डा किसने जीता है? उन्नति हुड्डा। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। उड़ीसा ओपन 2022 इन्होंने जीत लिया है। हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्था नील्ट के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो महानिदेशक कौन बनते हैं? मदन मोहन। ये मालवीय नहीं है, मदन मोहन मालवीय रटा रुटाया शब्द है आपका, त्रिपाठी है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए इनका सरनेम चेंज कर सकते हैं, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि न्यू महानिदेशक कौन बने हैं? तो मदन मोहन त्रिपाठी बने हैं, न कि मदन मोहन मालवीय। ये थे आज के 15 क्वेश्चन। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और इसके अलावा भी अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।